चीन और रूस लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। जापान के ठीक बगल में सीसीपी की नजर ताइवान पर टिकी है। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूं। तो यहाँ एक मजेदार बात है, रूस और चीन ने युद्ध खेल शुरू कर दिए हैं। Russia is this month hosting the Vostok 22 military exercises in the east of the country. 15 countries are taking part and China is Russia's guest of honor. हाँ, रूस और चीन लाइव फायर सैन्य युद्ध खेल आयोजित कर रहे हैं। और जब वे रूस के पूर्व में कहते हैं तो उनका मतलब वास्तव में बहुत दूर पूर्व से है। जैसे जापान के बगल में। जापान स्पष्ट रूप से रोमांचित नहीं था, इतना रोमांचित नहीं कि इसने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। हाँ, औपचारिक शिकायत, क्योंकि अगर एक चीज है जिससे रूस और चीन सैन्य प्रतिशोध से ज्यादा डरते हैं, यह एक करेन है। चीन को यह जरूर पसंद आया होगा। आप देखिए, जापान और रूस भी इन जल में द्वीपों को लेकर एक क्षेत्रीय विवाद में हैं। ये द्वीप, जिन्हें जापान उत्तरी क्षेत्र कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ द्वारा जब्त किए जाने के बाद से रूसी नियंत्रण में हैं। वास्तव में, वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, विवाद ने दोनों देशों को द्वितीय विश्व युद्ध की शत्रुता को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाली शांति संधि पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध अभी जारी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका जापान के साथ इस लड़ाई में रूस के पक्ष में है? और क्या इसका मतलब यह है कि चूंकि वो इतालवी है, मारियो एक फांसीवादी है? किसी भी तरह से, हमें शायद जर्मन हवाई अड्डे पर बारिश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे एक बार मूर्ख बनाओ, जर्मनी। चीन का जापान के साथ भी एक क्षेत्रीय विवाद है, इसलिए उन्हें यह पसंद आया होगा कि रूस उन द्वीपों का इस्तेमाल युद्ध के खेल के लिए कर रहा था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चीन उन द्वीपों पर अभ्यास में शामिल था या नहीं। रूस और चीनी युद्धपोत जापान के सागर में मशीनगनों से फायरिंग कर रहे थे। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को भूल जाइए। चीन और रूस के बीच तमाम सैन्य अभ्यासों के बाद मैं ग्रेट पैसिफिक बुलेट पैच को लेकर चिंतित हूं। रूस ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि वो आक्रामक उद्देश्यों के लिए अपनी सेना का उपयोग करने को तैयार है, और चीन वास्तव में ऐसा ही करना और ताइवान पर आक्रमण करना चाहेगा। क्या पुतिन और शी एक नया सैन्य गठबंधन बनाना चाहते हैं? ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। रूस और चीन के साथ नवीनतम लाइव फायर अभ्यास दो सत्तावादी देशों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों की एक लंबी कड़ी में नवीनतम है। और अंत में, सवाल यह है कि क्या वे एक साथ पश्चिम के खिलाफ लड़ेंगे? वे कैसे कर सकते थे? आखिरकार, द्वितीय विश्व युद्ध स्पष्ट रूप से चल रहा है, और वे हमारे सहयोगी होने वाले हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने चीन के साथ उसके सैन्य संबंधों को बढ़ावा दिया है। इसमें कहा गया है, यूक्रेन पर फरवरी 2022 के आक्रमण के बावजूद रूस के साथ मौन रूप से पक्ष लेने के चीन के फैसले ने चीन रूस सैन्य गठबंधन की आशंकाओं को फिर से बढ़ा दिया। इन अभ्यासों का उद्देश्य पश्चिम को एक मजबूत और एकीकृत सैन्य मोर्चा पेश करना है। रूस विशेष रूप से इस विचार को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास का उपयोग कर रहा है कि मॉस्को के पास बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति है, भले ही उसके सैनिक यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई में लगे हों। तुम्हें पता है, आक्रमण जो रूस के लिए बहुत अच्छा रहा है। रूस का दावा है कि अभ्यास में 50,000 से अधिक सैनिक और 5,000 से अधिक हथियार इकाइयां शामिल हैं, जिसमें 140 विमान और 60 युद्धपोत शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे, रुकिए, उनके पास इतनी सारी सेना है कि यूक्रेन पर आक्रमण अभी भी चल रहा है? खैर, वे शायद नहीं करते। ब्रिटिश सरकार ने उन आंकड़ों पर संदेह जताया है और कहा है कि भाग लेने वाले सैन्य कर्मियों की सही संख्या 15,000 के करीब है, 50,000 नहीं। क्या नितंब हैं? यह एक एयर शो देखने जैसा है जो कहता है कि उनके पास सभी नवीनतम सैन्य लड़ाकू जेट हैं, फिर आप दिखाते हैं और यह सिर्फ एक हंस से बंधा हुआ एक हैंडगन है। हंस बंदूक से भी ज्यादा डरावना होता है। इस धारणा के बावजूद कि रूस और चीन इन सैन्य अभ्यासों के साथ रहना चाहते हैं, उनके प्रचार में दरारें पहले से ही दिख रही हैं। रूस, माना जाता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक, यूक्रेन में प्रतिरोध सेनानियों के एक बहुत छोटे लेकिन अत्यधिक प्रेरित समूह द्वारा पूरी तरह से बाधित किया गया है। यूके रक्षा मंत्रालय के एक खुफिया आकलन के अनुसार, यूक्रेन में रूस के सैन्य प्रदर्शन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रूस के सैन्य रणनीतिक अभ्यास, जैसे वोस्तोक, बड़े पैमाने पर जटिल संचालन करने की सेना की क्षमता को बनाए रखने में विफल रहे हैं।
इस तरह के आयोजन भारी स्क्रिप्टेड होते हैं, पहल को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और मुख्य रूप से रूसी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को प्रभावित करने का लक्ष्य रखते हैं। यह उस दोस्त की तरह है जो लगातार कराटे में ब्लैक बेल्ट होने के बारे में शेखी बघाड़ता है और जब वह एक पिल्ला के साथ लड़ाई में आता है तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आपके कटा ताइक्वो डॉगों के खिलाफ आपकी मदद नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, ये अभ्यास युद्ध की तैयारी को साबित नहीं करते हैं। रूस के लिए नहीं और चीन के लिए नहीं। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया चीन रूस सहयोग बढ़ने के संकेत के रूप में अभ्यास कर रहा है। मेरा पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया ग्लोबल टाइम्स कहता है कि चीन और रूस मिलकर अमेरिका के आधिपत्य का मुकाबला कर सकते हैं। यह अब तक का सबसे भयानक मिलन प्यारा लगता है। तुम दोनों एक साथ कैसे हो गए? ठीक है, हमने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि हम दोनों अमेरिकी आधिपत्य को कितना खत्म करना चाहते हैं और हम तब से साथ हैं। ग्लोबल टाइम्स ने चीन और रूस को नए युग के लिए समन्वय के व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में वर्णित किया है। इसके अलावा कितना भद्दा है एक नया युग? खैर, नए युग की रेखा शी जिनपिंग से आती है। यह नया युग शी जिनपिंग और चीन का है। मुझे आश्चर्य है कि पुतिन इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह शी का युग है। हम सब बस इसमें रह रहे हैं। आप देखते हैं कि चीन और रूस प्रचार के बावजूद क्या हम कहेंगे। The report says China's military capabilities are catching up with or surpassing those of Russia. The Kremlin's invasion of Ukraine has stalled. The report authors say a Russian failure there could lead Beijing to re-evaluate its military relationship with Moscow. रूस से आगे निकल सकती है चीन की सैन्य क्षमताएं? क्या उनके पास एक हंस या कुछ और से बंधी एक दो हथकड़ी है? रूस भी कुछ पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है चीन की बार-बार रूसी तकनीक की चोरी एक बड़ी पीड़ादायक जगह है। चीन की बहुत सी सैन्य वृद्धि इसलिए है क्योंकि चीन सिर्फ रूसी तकनीक की चोरी कर रहा है। चीन ने अपना J-11 फाइटर बनाने के लिए रूसी Su-27 की नकल की। इसने अपना HQ-9 बनाने के लिए रूस के S-300 SAM सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर किया। और मुझे पूरा यकीन है कि शी की जहर वाली चाय की रेसिपी को सीधे पुतिन के हाउ टू वीडियो से हटा लिया गया था। शी के नए युग में जीने के बारे में पुतिन फिर से कैसा महसूस करते हैं? अब चीन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने में रूस की मदद की है। उदाहरण के लिए चीन ने प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा है, यहाँ तक अमेरिकी डॉलर से खरीदने से लेकर रूबल और युआन के साथ खरीदने तक में भी बदलाव आया है। लेकिन चीन यूक्रेन में जमीन पर जूते नहीं डाल रहा है। जब चीन ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि रूस के साथ भी स्थिति वैसी ही होगी। इन प्रशिक्षण अभ्यासों का लक्ष्य एक संयुक्त मोर्चे की छवि देना है जो अस्तित्व में नहीं है, पश्चिम को डराने के लिए रूस या चीन का सामना करने से डरने के लिए। अनिवार्य रूप से रूस और चीन फेसबुक पर एक जोड़े हैं जो कह रहे हैं कि वे बहुत खुश और धन्य हैं जब हर कोई जानता है कि उनकी शादी टूट रही है। हकीकत काफी अलग है, चाहे हम किसी भी युग में जी रहे हों। और अब मेरे लिए चीन की बिना सेंसर वाली 50 सेटी सेना के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। ये वे प्रशंसक हैं जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों में योगदान करके सीधे हमारा समर्थन करते हैं। आज का सवाल इसी से आता है। इयान पेंडल्टन, क्या आपको लगता है कि ड्रोनों को मार गिराना चीन की चाहत बन जाएगा? अगर वे कोई बहाना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि बाकी दुनिया को ताइवान की सहायता के लिए आने से रोकेगा, तो वे इस घटना की ओर इशारा कर सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि ताइवान ने पहले गोली मारी। यह काम नहीं करेगा, लेकिन सीसीपी वैसे भी कोशिश कर सकता है। खासकर इस पर निर्भर करता है कि वे मुख्य भूमि की समस्याओं से लोगों को विचलित करने के लिए कितने बेताब हो जाते हैं। राष्ट्र में गौरव को प्रेरित करने के लिए पुनर्मिलन का युद्ध उनके दिमाग में सबसे ऊपर होगा। बहुत दिलचस्प सवाल। इसलिए पिछले हफ्ते ताइवान ने एक चीनी ड्रोन को मार गिराया। मैं जानता हूँ, क्या बदलाव के लिए ड्रोन की हत्या करने वाले लोगों की कहानी सुनना अच्छा नहीं है? ड्रोन ने किनमेन द्वीप के ऊपर से उड़ान भरी जो मुख्य भूमि चीन के ठीक बगल में है। अब ध्यान रखें, यह एक अज्ञात नागरिक ड्रोन था। ऐसा नहीं है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हर समय नागरिक सैन्य सम्मेलन के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन चीन की युद्ध रणनीति के साथ यही बात है। वे वास्तविक युद्ध शुरू किए बिना चीजों को युद्ध के कगार तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, उनकी पूरी सैन्य रणनीति है, मैं आपको छू नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छू रहा हूँ। चीन ताइवान के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है, विशेष रूप से एक जो अमेरिका में लाएगा। इसलिए चूंकि यह एक नागरिक ड्रोन था जो पार्टी को बाहर कर देता है,
उन्हें इस पर युद्ध करने की जरूरत नहीं है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी इसे पसंद करेगी अगर बाकी दुनिया ताइवान को छोड़ देगी। वो जानती है कि ताइवान का इतना रणनीतिक मूल्य है कि यह शायद ड्रोन के नीचे गिराए जाने जैसी किसी चीज पर नहीं होगा। ध्यान रहे, चीनी फाइटर जेट्स का दूसरे देशों को परेशान करने का लंबा इतिहास रहा है। दरअसल 2001 में एक चीनी जेट ने खतरनाक युद्धाभ्यास किया और अमेरिकी निगरानी विमान से टकरा गया, जिससे चीनी पायलट की मौत हो गई और चीन अमेरिका के साथ युद्ध में नहीं गया। फिर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसे युद्ध के लिए दबाव में नहीं आना चाहती जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो दिन और नजदीक आता जा रहा है जब पार्टी महसूस करेगी कि वो ताइवान पर युद्ध के लिए तैयार है। ऐसा होने से पहले उन्हें रोकना महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद इयान। पेट्रियन आपके लिए प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करने और हमारे साथ बातचीत करने का एक तरीका है। लिंक नीचे है। हम वास्तव में इस शो के लिए मुख्य रूप से दर्शकों के समर्थन पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।